हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे खान सर की वीडियो। टाइटल है टाइप्स ऑफ नेवी शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, होवरक्राफ्ट, 1971 वॉर नेवी। लेट्स जंप टू द वीडियो। जय हिंद। देखिए, इससे पहले क्लास में हम आपको बताए थे कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, एम्फीबियन क्या होता है, कॉर्बेट, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और ये होवरक्राफ्ट क्या होता है। इस सब के बारे में हम अंतर समझा देते हैं। देखिए, ये विमान वाहक पोत है, ये नौसेना का सबसे बड़ा जहाज होता है। जिस देश के आगे लग जाता है उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके ऊपर लड़ाकू जहाजें खड़ी होती हैं और एक रनवे होता है, इस पे जहाजें उतरती हैं और दुश्मन देश के ऊपर बम्बार्डमेंट कर पाती हैं। क्योंकि ये जहाजें जो लड़ाकू जहाजें होती हैं, साइज में छोटी होने की वजह से इनका फ्यूल कम होता है, इसलिए बहुत दूर नहीं जा सकती है। और ये विमान वाहक पोत इतना बड़ा होता है कि इसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, दुनिया में कहीं पहुंच सकता है। और किसी भी देश से 200-300 किलोमीटर दूर ये अपना लंगर गिरा लेता है और वहां से फिर ये टेक ऑफ कर जाती हैं सर, और फिर वापस आते हैं, फ्यूल भरते हैं, मिसाइल भरते हैं। वरना पता चला हम लोग को अगर किसी दुश्मन देश जैसे चाइना पे हमला करना है आप, तो जाके पता चला फ्यूल ही खत्म हो गया या फिर एमिशन खत्म हो गया, बम खत्म हो गया, तो वापस आते आते हालत खराब हो जाएगा। इसलिए ये चलता फिरता एक मिलिट्री बेस होता है, ये बहुत जरूरी होता है। और ये अकेले नहीं चलता है क्योंकि इतना भारी भरकम होता है, इसके साथ पूरा बैटल ग्रुप चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, इसके साथ कुछ डिस्ट्रॉयर चलते हैं, इसके साथ साथ विध्वंसक जिसे बोलते हैं, रिफ्यूलिंग के लिए कुछ चलते रहते हैं सब। इनके पास हॉस्पिटल शिप होती है, लैंडिंग क्राफ्ट होते हैं। तो ये पूरा जब चलते हैं ना, इसे बैटल ग्रुप कहा जाता है। तो ये दूर की लड़ाई में काम आते हैं। अब जब हम दुश्मन देश के ऊपर उतरते हैं तो हमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और कुछ एम्फीबियन एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है जो पानी और जमीन दोनों पे चल सकते हैं। लैंडिंग एयरक्राफ्ट एक बड़े होलो खोखले शेप के होते हैं जिनके अंदर टैंक, ट्रक, सैनिक को भर दिया जाता है और ये जहाज़ों को दुश्मन देश के पास ले आके लगा दिया जाता है। और दुश्मन देश के पास लगा दिया जाता है, इसमें से हमारे सैनिक जो होते हैं इसके ऊपर निकल के हमला कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे। अगला जो होता है सुपर फास्ट के तौर पे यूज होता है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट के नीचे एयर भरा होता है, ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होवरक्राफ्ट छोटे साइज के होते हैं, ये एंटी शिप पे हमला कर सकते हैं। किसी भी जगह पे अचानक पहुंचना है, तुरंत जल्दी से पहुंचना कंडीशन में होवरक्राफ्ट का यूज ज्यादा किया जाता है। अब मेन बैटल को समझते हैं, डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं। विमान वाहक पोत जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो बहुत बड़े साइज का। ये बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का यूज होता है तो डिस्ट्रॉयर का होता है, हिंदी में विध्वंसक कहते हैं। ये बहुत विशाल आकार का जहाज होता है, जैसे हमारा कोलकाता का क्लास का डिस्ट्रॉयर वगैरह, ये सब बहुत विशाल आकार के। इनमें हर तरह के हथियार होते हैं, पनडुब्बी को मारने के लिए, एयरक्राफ्ट को मारने के लिए, शिप मारने के लिए, सरफेस टू एयर हवाई जहाज को मारने के लिए, माइन स्वीपिंग, हर तरह के हथियारों से ये लैस होते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इस वजह से ये तुरंत टर्न नहीं ले पाते, इसीलिए इनका ही एक छोटा रूप बनाया गया। सेम यही चीज होकर थोड़ा छोटा रूप बनाया गया जिसे हम फ्रिगेट कहते हैं। फ्रिगेट कंपेरेटिवली डिस्ट्रॉयर के तुलना में थोड़ा छोटे होते हैं, जिस वजह से इनके पास हथियार कम आता है, मिसाइलें कम होती हैं, बट ये हल्के होने के कारण बड़ा तेज मूव कर लेते हैं, तुरंत अपना लोकेशन बदल देते हैं, जिस पर हमला करना थोड़ा मुश्किल। डिस्ट्रॉयर का ही छोटा रूप जो होता है वो फ्रिगेट होता है। डिस्ट्रॉयर दूर तक हमला करता है, फ्रिगेट कम दूरी तक मारता है, मीडियम रूज। और सबसे छोटा आकार का जंगी जहाज जो होता है उसे कॉर्बेट कहते हैं। कॉर्बेट जो होते हैं बहुत छोटे आकार के होते हैं, बहुत दूर तक नहीं जा पाते, लेकिन बहुत तेज मैनेवरेबल होते हैं, जैसा बड़ी तेज घूम जाते हैं। सब छोटे छोटे साइज के ही होते हैं। यहाँ पे बेसिकली इन्हें मिसाइल लॉन्च करने के लिए ही यूज किया जाता है। छोटे होते हैं, कहीं जाके किसी जहाज को मार के चल। और इन्हें ना पकड़ना भी बड़ा मुश्किल, रडार में पकड़ाते हैं तो ऐसा लगता है मछली मारने वाला जहाज है, लेकिन बड़े घातक होते हैं। भारतीय नौसेना इसकी अहमियत को समझती थी। 1971 के युद्ध से पहले भारतीय नौसेना की तैयारी थी ऐसे ही कॉर्बेट्स को, जो मिसाइल कॉर्बेट जहाजें थे, इन्हें रसिया से प्राप्त करना। रसिया का एक जगह है व्लादिवोस्टोक। ज्योग्राफी में आपको पढ़ाए थे, व्लादिवोस्टोक से एक ट्रेन जाती है सेंट पीटर्सबर्ग तक, दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन का। ट्रांस मतलब इस पार से उस पार, साइबेरिया इधर का भाग साइबेरिया कहलाता है, ये वाला भाग यूरेशिया कहलाता है। खैर ये तो ज्योग्राफी का पार्ट होगा। ये जगह है व्लादिवोस्टोक। तो व्लादिवोस्टोक में भारत ने 1971 के जंग के मद्देनजर रखते हुए यहाँ रसिया को ऑर्डर दिया कि कुछ मिसाइल कॉर्बेट बनाने के लिए। कॉर्बेट छोटे होते हैं, तो मिसाइल को लगाया गया। स्टिक मिसाइल्स थी, बहुत बेहतरीन निशाना लगाती थी, एनालॉग। यहाँ ये बना दिया गया और यहाँ से इन कॉर्बेट को कोलकाता लाया गया। ये इतनी छोटी होती हैं कि अपने से नहीं आ सकती, फ्यूले खत्म हो जाता है, इस जगह पेट्रोल भरना पड़ता है, इसलिए इन्हें दूसरी जहाज पे लाद के कोलकाता लाया गया। फिर कोलकाता से उतारा गया क्रेन की मदद से पानी में, और उसको रसरी से बांध के मोटका रस्सा
रस्सा से बांध के कलकत्ता लाया गया, कलकत्ता से मुंबई लाया गया। कहा गया कि यहाँ तुमको खड़ा रहना है क्योंकि 1971 में पाकिस्तान की कमर तोड़ना। क्या दिए 71 का जंग भी चालू हो गया। पता चला कि ये आधी रास्ते जाएंगे तो इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। अब ये जाए कैसे जाए भैया, ये तो दूर तक जा ही नहीं सकती है। तब दिमाग लगाए, क्योंकि बड़का जहाज लाया गया और कहा गया कि देखिए भैया, बड़का जहाज जो रहेगा ना, ये बड़ा वाला जहाज इन लोग को खींचेगा, बड़ा वाला जहाज खींचेगा और यहाँ तक ले आके छोड़ देगा। सोचिए, खींच के टोचन करके ले गया गया इन जहाजों को। मुंबई से टोचन करके ले गए लोग यहाँ पर अरब सागर में और यहाँ छोड़ दिया गया। अब उसके बाद ये हमला करने के लिए तैयार हो। 3 जहाज जिन्हें ले गया गया था, INS वीर। देखिए, इंडिया की जो भी जहाज रहेगी उससे INS लगा रहता है, जिसका नाम मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। INS वीर, INS निर्घट और INS निपट इतने छोटे थे ना कि उतनी लंबी दूरी तय करते तो आधा इनका फ्यूल खत्म हो जाता। लौट के नहीं आ पाए, बांध के लेके गए। मुंबई बंदरगाह से इन्हें बांध के ले गए लोग, इन तीनों को, और यहाँ पे ले आके खड़ा कर दिए। अब दिक्कत ये था कि इतने छोटे थे, एयरफोर्स देख लेती, पाकिस्तानी एयरफोर्स, तब तो दिक्कतें हो जाता, बम गिरा देती इन लोग के ऊपर। इसलिए इनको रात में बांध के ले गए। इनको रात में लेके गए लोग, हम लोग 4 दिसंबर 1971 की रात को। रात में निर्घट को लेके गए लोग अरब सागर में बांध के। इसने देख लिया पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर। सोचिए, ये खुद था कॉर्बेट, निर्घट था कॉर्बेट, सबसे छोटा होता है, और पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर बड़ा होता है। डिस्ट्रॉयर का नाम था खैबर। खैबर का खैरियत ले लिया निर्घट ने। खैबर का ऐसा खैरियत लिया, मारा दूधू को मिसाइल ले धड़ाधड़, ऐसा खैरियत लिया कि बेचारा वहीं डूब गया। का खैरियत लेने में खैबर डूब गया। इतना छोटा जहाज जिसको टोचन करके ले गया गया, मार के डुबा दिया पाकिस्तान। PNS, पाकिस्तानी नेवल शिप का खैबर जहाज अब जमींदोज हो चुका। जमींदोज का मतलब जमीन के अंदर चला गया। पाकिस्तानी भाई भी देख रहे होंगे तो अच्छे से समझ में आज समझने में ऐसे भी जाने जाते हैं कि किसी को तकलीफ ना हो, चाहे कोई भी देश का हो, उसे तकलीफ नहीं होना चाहिए। यार, अब जमींदोज उर्दू अल्फाज है, इसको अच्छे से समझते हो। आगे बढ़ते हैं। अभी 3 को गया था सब, इसको एक और को ठेल के ले गए यहाँ पर। उसका नाम था वीर, INS वीर। इसने देख लिया INS मुहाफिज को। अब मुहाफिज जो जहाज था बड़ा खतरनाक था, उस समय का माइन स्वीपर था, बड़ा एडवांस जहाज था मुहाफिज को। इसने भी मारा एक मिसाइल। INS मुहाफिज, INS नहीं जी, INS तो वीर के आगे लगेगा ना, इंडियन नेवल शिप, इसके आगे PNS लगा था। PNS मुहाफिज मारा धाए से, PNS मुहाफिज भी डूब। खुदा हाफिज ऐ मुहाफिज, खुदा हाफिज, अब अलविदा, भी डूब गए। PNS मुहाफिज क्या हो गया, डूब गया, पानी में डूब गया यहाँ पे। अब अगला नंबर था, अगला जो जहाज गया था 3 भगिया के ले गए थे, ये और खतरनाक था। इसका नाम था निपट, INS निपट। INS निपट को ना, इसकी रडार में बड़ा सा जहाज दिखा, नाम था MV चैलेंजर। बड़का नाम था चैलेंजर। चला MV चैलेंजर जो है पाकिस्तान को मिसाइल, गोला बारूद भर के अपने ले जा रहा था। लो मारो भारत को, अमेरिका उसको भर के दी, ये इजराइल को दिया है भर के। भारत ने कहा भर के देगा, मारेगा हम लोग को। निपट ने कहा आओ हम तुमको निपटा देते हैं। तो INS निपट जो कॉर्बेट क्लास का जहाज, इतना छोटा जो जा नहीं सकता था, मारा धड़ाम से मिसाइल चैलेंजर पे। MV चैलेंजर तहस नहस हो गए। अब बिना कुछ बचाए 30 सेकंड के अंदर जमींदोज हो गए, पानी दोज हो गए। जमींदोज नहीं जी, पानी दोज, पानी में चल बर्बाद हो गया। गोला बारूद भी तहस नहस हो गया। ये निपट शरीफ नहीं था, लौटने टाइम भी सोचा कि एगो को निपटा के आता। तो जब ये लौट रहा था वापस, तो इसे कहा कि लौटने टाइम ना, कराची बंदरगाह पास एक ऑयल डिपो था, नाम था उसका किनारी, किनारे पे था किनारी ऑयल डिपो। सोचिए, ये निपट नाम का जहाज इतना बदमाश था कि लौटने टाइम 2 मिसाइल मार दिया इस पे, किनारी ऑयल फील्ड पे। अब मार धधक के लग गया किनारी ऑयल फील्ड। पाकिस्तान में ऑयल शॉर्टेज हो गया, क्या सबसे बड़ा ऑयल डिपो में उधिया गया, तभी ऑयल शॉर्टेज तहस नहस हो गया। किनारी ऑयल जहाज लौट के चल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? सोचिए, सबसे छोटे जहाज माने कॉर्बेट, इतनी क्षमता नहीं थी कि जा सके, खेल के ले गए थे लोग। वहां जाके ये इतना तबाही मचा था, वहां इतना भयंकर तबाही। देखिए, हम आपको इस तरह से समझाएं
थोड़ा ना आज थोड़ा हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं, एनिमेशन के माध्यम से इसी चीज को। आप बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड सही लगता है, अभी जो ये वाला बताए हैं या ग्राफिक्स वाला, थोड़ा इसको आप समझाइएगा। हम दूसरे मेथड से इन्हीं तीनों हम लोग को हम दोबारा समझाते हैं। देखिए अब हम इसी चीज को एनिमेशन से समझते हैं, कैसे पाकिस्तान के तीनों जहाजों को एक छोटे से कॉर्बेट ने डुबा दिया है, ये रस्सी से बांधकर आगे की ओर ले जाया गया। इसमें जो रस्सी से थे निर्घट, वीर और निपट, ये कॉर्बेट थे। आगे जाने के बाद स्ट्राइक संभालता है निर्घट, और निर्घट के रडार में जैसे खैबर आता है यहाँ से हमला कर देता है, खैबर के ऊपर ये हमला, और इसके हमले में खैबर डूब जाता है। इसके बाद अगला नंबर आता है वीर। वीर यहाँ से हमला करता है मुहाफिज पे, और मुहाफिज वहीं पर डूब जाता है। इसके बाद निपट, निपट ने चैलेंजर पे हमला किया, यहाँ चैलेंजर को भी डुबा दिया। निपट लौटने से पहले हमला कर देता है ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड पर हमला कर, और ये ऑयल फील्ड को तबाह कर दिया। तबाह करने के बाद ये अपने बेस पर लौटकर चले आते, लौट के आ गए लोग अपने। देखिए अब आपको हम दोनों दिखा दिए हैं, इमेज बैकग्राउंड के हिसाब से भी और एनिमेशन के हिसाब से भी। आप थोड़ा बताइएगा कि आपको इमेज वाला में ज़्यादा अच्छा से समझ में आ रहा है या फिर एनिमेशन वाले में अच्छा से समझ में आ रहा है। आप जैसा बोलिएगा उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कराची के इस किनारी ऑयल डिपो में इतना भीषण आग लगा था कि जब ये ब्लास्ट हुआ और जब निपट के सैनिकों ने अपने डेक पर आके इस आग की ज्वाला को देखा था, इस धधकते हुए आग को, तो उन्होंने कहा था कि इससे बड़ा हम लोग ने कभी दिवाली नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बोन फायर था। अंग्रेज सब ना औड़ा जला के आग तापता है, सबने तो उसको बोन फायर बोलते, अलाव, देहात में उसको अलाव बोला जाता है। कौड़ा जला के आदमी गाय भैंस के आगे रख देता है। अंग्रेज सब जितना ही पढ़ा लिखा है, सब ने ज्यादा पढ़ ले, उसको बोन फायर बोलता है, बोन फायर। हमको लगा कि बहुत बढ़िया चीज होगा, बाद में समझ में आता कौड़ा जलीले है। इतना भीषण आग लगा था और इसमें इतने टन फ्यूल थे कि कराची के इस ऑयल डिपो के ब्लास्ट के बाद कराची में ऑयल शॉर्टेज हो गया और उसकी नेवी की पूरी ऑयल डिमांड खत्म हो गई। और इस भीषण आग की वजह से 7 दिन बाद इस आग पे काबू पाया गया था। 7 दिन तक सूरज की किरणें नहीं नीचे आई थी, इतना प्रदूषण, इतना धुआं फैल गया था यहाँ पर। और इस जबकि इसे कॉर्बेट से हमला किया गया था। इस हमले में भारतीय नौसेना के कॉर्बेट रात में हमला कर रहे थे और रात में हमला करने के बाद वजह से ये जल्दी पकड़ में नहीं आ रहे थे और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जितने भी जहाज थे वो कोई नहीं आया इनसे लड़ने के लिए। तो इनको कोई टेंशन ही नहीं, दौड़ा मारे थे सब, इनको कोई मारने वाला भी नहीं था यहाँ पे। तो पाकिस्तानी वायुसेना अगर कुछ रिटेलिएट करती तो शायद भारतीय जो नौसेना है वो उतना खुलकर हमला नहीं कर पाते। लेकिन ये बेचारा काहे नहीं लड़ा लोग, तुम लोग लड़ना चाहिए तुम लोग को, अब नहीं लड़ा तो हम क्या करें यहाँ पे। देखिए जब ये लड़ाई चल रही थी, निपट, निर्घट, वीर जब हमला कर रहे थे, तबातोड़ हमला कर रहे थे, तो इन पूरे हमले को रसिया से बैठ के सैटेलाइट इमेज के माध्यम से देखा जा रहा था। और वहां के नौसेना प्रमुख थे एडमिरल गोशकोव। एडमिरल गोशकोव देख के दंग रह गए कि भाई जिन जहाजों को बनाया ही नहीं गया था इतने दूर हमला करने के लिए, जो इतना खतरनाक थे ही नहीं, उनसे ये लोग कैसे रस्सी से बांध कर खींच कर ले जाके और उस तट पर हमला करके चले आए। तो इन्होंने कहा कि हम जाकर भारत के उन सैनिकों से मिलना चाहते हैं। तो ये भारत आए थे स्पेशली उन सैनिकों से मुलाकात करने के लिए। एडमिरल गोशकोव, जब भी कोई नौसेना का प्रमुख आता है तो उन्हें हम लोग नौसेना की परंपरा के हिसाब से भोज पर आमंत्रित करते हैं और वो भोज नौसेना के बड़ी जहाजों पर दिया जाता है। हालांकि ये कॉर्बेट पे ही, उस आईएनएस वीर, निर्भट पे ही जाना चाहते हैं, बट वो इतना छोटे थे कि इतने बड़े अधिकारी को भोज के लिए वहां आमंत्रित नहीं किया जा सकता था। तो एडमिरल गोशकोव को आईएनएस विक्रांत पर आमंत्रित किया गया भोज करने के लिए वहां पर। और आईएनएस विक्रांत उस समय 71 की लड़ाई का हीरो था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर इन्हें लाया गया एडमिरल गोशकोव को। उस समय भारतीय नौसेना के प्रमुख थे एसएम नंदा, एडमिरल एसएम नंदा। और एडमिरल एसएम नंदा से इन्होंने अनुरोध किया कि हमें उन लोगों से भी मुलाकात करनी है जो इस लड़ाई में कॉर्बेट चला रहे थे। वहां इन्होंने भोज किया और मुलाकात किया एसएम नंदा से वहां पर। एडमिरल गोशकोव एक बहुत बेहतरीन नौसेना प्रमुख थे। जब ये रशियन नेवी से रिटायर हो गए तो इनके नाम पर विमान वाहक पोत बनाया गया। विमान वाहक पोत का नाम था गोशकोव, इन्हीं के नाम पर बनाया गया था, एडमिरल गोशकोव के नाम। ये विमान वाहक पोत बनाया गया था यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, रशिया का पुराना नाम था। 1991 में रसिया 15 भागों में टूट गया। इतना भीषण टूटा, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई।
एडमिरल गोशा को जो जहाज था बेसिकली हेलीकॉप्टर कैरियर था, ये हेलीकॉप्टर को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया और मिसाइल लॉन्चिंग ट्यूब्स थे सब यहाँ पर जो हमला करने के लिए भी थे वहाँ पे पहले से वहाँ। तो एडमिरल गोशा को खर्चा चलाना इतना टफ हो गया था कि रशियन गवर्नमेंट इसे अब सर्वाइव नहीं कर पाई और ये वैसे ही पड़ा हुआ था। इंडियन नेवी की इस पे नजर गई, इंडियन नेवी ने इसे सेकेंड हैंड खरीद लिया, एडमिरल गोशा को सेकेंड हैंड खरीद लिया। लेकिन इंडियन नेवी को हेलीकॉप्टर कैरियर की जरूरत नहीं थी, उसे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत थी। इसे रिनोवेट करके हेलीकॉप्टर से हटाकर दोबारा इसी को हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट करा लिया और एडमिरल गोशा को हो गया आईएनएस विक्रमादित्य। तो आईएनएस विक्रमादित्य का पुराना नाम एडमिरल गोशा। इंटरनल सिक्योरिटी जब यूपीएससी मेंस में लिखने बैठिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी या फिर डिफेंस वाले मैटर पे या फिर साइंस एंड टेक वाले में इसकी विक्रांत के बारे में या नौसेना के स्थिति में आता है तो विक्रमादित्य का पुराना नाम एडमिरल गोशा को जरूर लिखिएगा वहां पर। ये इसका पुराना हिस्ट्री रहा है एडमिरल गोशा को का। सोचिए उस समय कितने बहादुर हमारे लोग थे वहां पर। 1971 में अमेरिका का साथ देने के पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका चला आया था। उस समय हमारे नौसेना को लीड कर रहे थे एस एम नंदा साहब, एडमिरल एस एम नंदा। हमारी थल सेना को लीड करते हैं सैम बहादुर, सैम हारमूज जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानेकशा, हमारे फील्ड मार्शल साहब। वायु सेना को लीड कर रहे थे पीसी लाल। ये इतने बहादुर जंगबाज थे ये लोग, इन लोग को सैल्यूट। इन लोगों ने पाकिस्तान का इतिहास क्या भूगोल बदल डाला। और उस समय प्रधानमंत्री थी हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने एस एम नंदा साहब को बुलाए और कहा कि अमेरिका ने तो अपना 7वां बेड़ा भेज रखा है, आप कैसे निपटिएगा उनसे। तो इन्होंने समझाया इंदिरा गांधी को कि अमेरिका केवल दबाव बनाने आया है, वो कभी लड़ाई में नहीं लड़ेगा। और हकीकत में भी यही है, अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई में नहीं लड़ता है। अब देखिए इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही है तो अमेरिका अपना दूध को एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रखा है, इजराइल को कह रहा है मारो हमास को, मारो हमास को, बैकअप में खड़ा रहता है। यही किया था अमेरिका ने, पाकिस्तान अपना बेड़ा भेज दिया था 7वां बेड़ा, पाकिस्तान को कह रहा था मारो भारत को, मारो भारत को, मारो अपने अब्बा को। अरे अब्बा से लड़ना आसान होता है क्या? बाप बाप होता है। समझ में आ गया कि नहीं? इन्होंने कहा कि देखिए अमेरिका वाला हमला नहीं करेगा, आएगा भले यहाँ पे तो हम उसको अपनी जहाज पे चाय पीने के लिए आमंत्रित करेंगे। इंदिरा गांधी ने कही चाय ना, चाय ना, अंग्रेज से कॉफी पिएगा सब, कॉफी। कहा ठीक ठीक ठीक, कॉफी पिला देंगे, अब हमारी जहाज पे तोरा कॉफी पिलाते हैं। इतने बहादुर थे हम लोग। आयरन लेडी को नाम याद रखा जाता है क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई थी यहाँ पर। और उस समय के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति थे निक्सन, दबाव बना रहे थे कि भारत को वापस आ जाना चाहिए। अपना विमान वाहक पोत भेजे थे भारत पर हमला करने के लिए, 7वां बेड़ा भेज रखा था। रसिया ने भी भेज दिया अपना 40वां बेड़ा। और सबसे बहादुरी से हमारी सेना जो अंदर घुस गई थी सैम बहादुर के नेतृत्व में, इन तीनों सेना प्रमुख ने जो बेहतरीन काम किया था, जिसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। ऐसे बहादुर योद्धा हमारे देश में हुए तो छोटे से कॉर्बेट जहाज की मदद से दुनिया को दिखा दिए कि हथियार चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, चलाने वाले का अगर कलेजा है ना तो पूरी दुनिया को झुकाया जा सकता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर, होवरक्राफ्ट, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्बेट। कॉर्बेट तो सबसे छोटे होते हैं, एम्फीबियन एयरक्राफ्ट, इस सब के बारे में आप समझ गए होंगे। ये डिफेंस के एग्जाम में थोड़ा जरूरी हो जाता है। और जितने लड़के एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए गुड न्यूज है, आपका एसएसबी इंटरव्यू के क्लासेज स्टार्ट हो गए हैं। अब दिल्ली में भी, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद प्रयागराज, नया नाम प्रयागराज उसका, जैसे गोसाको का हो गया विक्रमादित्य वैसे प्रयागराज हो गया इलाहाबाद से, देहरादून, तो हर जगह आपके एसएसबी के क्लासेस स्टार्ट हो गए। हमारी शुभकामनाएं आप सारे विद्यार्थियों के साथ जो एनडीए सीडीएस में जा रहे हैं और जितने लड़के इस बार एसएसबी दे रहे हैं उन सब के लिए। बड़ा हमको भी ऐसा लगता है कि जहां हम नहीं जा सके वहां हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं। और सारे विद्यार्थियों से कहते हैं कि जब जाइए सेना में ऐसा तहलका मचाइए कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएं तो हम कहानी आपकी बताएं, आपकी वीर गाथा सुनाएं कि हमारे बैच का विद्यार्थी था, पनडुब्बी मार के डुबा दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर मार के डुबा दिया, पारा डिस्ट्रॉयर उधिया दिया यहाँ पे। तो हमको भी बड़ा फक्र महसूस होगा। अपने बुढ़ौती में हम समझाएंगे सबको कि देखो हमारे बैच का था, बदमाश था, मारे थे, पीटे थे, आज देखो तहलका मचा रहा है। हमें भी बहुत खुशी होती। और जिस भी बैच की आप तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ईसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, खास करके 6 से लेकर 12 तक के। बस इस क्लास में लड़के भटक जाते हैं। स्टूडेंट आप लोग को समझ में नहीं आता पढ़ना क्या है। एक्चुअली क्या है ना कि वो रैंडम है, कुछ जानकारी 6 में है, कुछ 7 में, कोई 8 में है, तो आप लिंक नहीं कर पाते हैं।
इसके लिए भी अब हम लोग ने पूरी तरह से लिंक करके और जितने भी बेहतरीन फैकल्टी हैं उन सब से मिला के इसको हम लोग तैयार किए एनसीईआरटी का, और इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। ये आपके पीसीएस में, टीचर्स एग्जाम में, अभी बिहार टीचर एग्जाम में इतना ये काम क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी से जिसका कोई हद नहीं। एससीईआरटी, एनसीईआरटी बहुत जरूरी चीजें होते हैं। आई होप आप इसको समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।